हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरुचंद। दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जो कि है आपकी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस। ठीक है, तो गाइस चैप्टर नंबर 4 यानी कि हम बात करने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप देखने में मैं थोड़ा सा टाइम लगा देती हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं देखती हूँ तो मैं सबका रिप्लाई कर देती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दृष्टि आईएएस की बुक है ये हमारी। और अगर आप से मैं कहूँ कि अगर आप लोग को कोई एक बुक खरीदे तो मुझे लगता है ये बुक बहुत ही परफेक्ट बुक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। अभी फिलहाल हम देखिए कौन सा चैप्टर करने जाएंगे। हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि संविधान की प्रस्तावना। बाकी आप एक बार जो है ना एक नज़र डाल सकते हैं सिलेबस पे कि क्या क्या, अगर जो नए बच्चे हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी है वो एक बार सिलेबस ऐसे ही देख सकते हैं। ताकि और सबसे अच्छी बात देखिए इसमें क्या है, जो सिलेबस है ना, इसमें टॉपिक्स तो लिखे ही लिखे हैं, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है ना वो भी यहीं पे लिखे हुए हैं। मतलब कितनी आसानी हो जाती है समझने में। नहीं तो बच्चे बहुत टाइम तक यही समझते रहते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, चाहे यूपीएससी के लिए कह लीजिए, आप पीसीएस के लिए कह लीजिए, बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो दोस्तों, ये अमेज़ॉन पे आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप डालेंगे दृष्टि आईएएस इंडियन पॉलिटी तो आपको मिल जाएगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो गाइस यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा थोड़ी 4 चैप्टर्स है। चलिए, अब हम लोग जो क्या करते हैं ना, जो चैप्टर हमें अभी पढ़ना है हम उस पर पहुँच जाते हैं सीधा सीधा। तो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, जो कि संविधान की प्रस्तावना की बात करेगा। इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कहीं पे कुछ कमी है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम यहाँ पे थोड़ा हमें सही नहीं लग रहा है। इस तरह से आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कमी है, आप लोगों को क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करेंगे प्रस्तावना यानी कि इसका प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जो प्रस्तावना है ना, भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें क्या है, संविधान के आदेश, उद्देश्य, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान, संविधान के लागू होने की तिथि आदि, इन सब के बारे में ना संक्षेप में लिखा है। देखिए क्या है ना, प्रस्तावना क्या है, जो आपकी एक बड़ी सी बुक है ना इतने सारे पन्नों वाली, उसको ना शॉर्ट में संक्षेप में क्या कर रहे हैं इन्होंने, प्रस्तावना में सब कुछ लिख दिया कि मतलब आप जो अंदर इस बुक में या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी हमारा जो संविधान है जो आप पढ़ने जा रहे हो, तो संविधान के अंदर उस संविधान के जो आदर्श है वो आपको प्रस्तावना में दिख जाएंगे। बस एक एक लाइन में आपको सब कुछ दिख जाएगा। जैसे आदर्श है, उद्देश्य है, सरकार का स्वरूप कैसा होगा वो भी आप उसमें देखने को मिल जाएगा कि है ना। और आपका संविधान के स्रोत से संबंधित जो प्रावधान है वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो उसके लागू होने की तिथि, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्या है, भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है। क्या है, भूमिका की भांति है क्या, प्रस्तावना। चलिए, यहाँ पे लिखा प्रसिद्ध एक न्यायवादी संविधान विशेषज्ञ थे, उनका नाम है आपका, देखिए क्या लिखा है, NA पालकीवाला। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी। मतलब जैसे सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसकी जो संज्ञा है किसने दी थी, तो आंसर हो जाएगा आपका NA पालकीवाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है आपका, देखिए अब इसका आविर्भाव की बात करें तो ये किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, देखिए 13 दिसंबर 1946 की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की पहली बैठक स्टार्ट हो जाती है। ये वहीं की बात है, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को संविधान सभा में रखे गए जो उद्देश्य प्रस्तावना उससे हुआ था। किसका, संविधान की जो प्रस्तावना उसका आविर्भाव। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है उद्देशिका कहकर हम क्या संबोधित करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आया था। ठीक है, इसलिए हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोल देते हैं। प्रीएम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका एक ही बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है उसमें ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। देखिए ली कहाँ से हमने, प्रस्तावना जो है वो
देखिए प्रथम विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिकी संविधान है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रस्तावना कहाँ से ली? अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर हम भाषा की बात करें वो हमने कहाँ से ली, तो वो किसका प्रभाव पड़ता है? तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का प्रभाव हमारी प्रस्तावना पे पड़ता है। अब देखिए क्या होता है, 1976 में क्या होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, यानी कि संविधान संशोधन होता है, जो कौन सा वाला था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रस्तावना में 3 शब्दों को और जोड़ दिया गया। मतलब प्रस्तावना जैसी भी थी उसमें 3 शब्द जो है 1976 में जोड़े गए हैं ना, जब ये वाला 42वां संविधान। तो गाइस याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, इसमें बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो कौन से 3? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द जो है भारत के जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा प्रस्तावना प्रीएम्बल की बात करते हैं। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना जो लिखी हुई है ना, तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसे रटना ही है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर जब आपको इसके जो क्वेश्चंस है ना, अगर आपको उसके आंसर पता करने ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन के आंसर देते देते आप प्रस्तावना याद कर लेंगे, मतलब याद हो ही जाएगी आपको, क्योंकि इस प्रस्तावना से ही आंसर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र। एक और चीज़ गाइस, एक बार फिर ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एक बार अखंडता और समाजवादी। तो क्या क्या है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब प्रस्तावना पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अभी हमने जोड़ा 42वां संविधान संशोधन, पंथनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या क्या बात हुई, इतने में क्या बात हुई, सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे इसने कहा प्रभुत्व संपन्न 1, दूसरा समाजवादी 2, ये लाइन से ऐसे याद रखिएगा। तीसरा पंथनिरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, 5 चीज़ें हो गई यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा, जिसमें से ये दोनों तो 42वें संविधान संशोधन से आए, और उसके समस्त नागरिकों को अब इसने क्या कहा। अब देखिए इतनी बात आप समझ गए। आगे अब यहाँ बात करेगा वो न्याय की, यहाँ बात करेगा वो स्वतंत्रता की। ठीक है, और यहाँ बात करेगा वो समता की। समता समानता एक ही बात है। ठीक, अब देखिए समस्त नागरिकों को न्याय दिला रहा है। कैसे न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कौन सी? तो न्याय कौन कौन सा दिला दिया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। स्वतंत्रता की अगर बात करें तो गाइस ये 3 थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कितने हैं न्याय, अगर न्याय की बात करें कितने, 3 न्याय। अच्छा, स्वतंत्रता की बात करें तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, यानी कि हो गए 5। याद रखिएगा, रट लीजिएगा। समता की बात करें तो यहाँ पे 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपको ना, ये न्याय भी 3, और 3 कौन कौन से याद रखने हैं? विचार, स्वतंत्रता भी 5 याद रखनी है आपको, समता भी 2 हैं जो कि याद रखनी है। तो बताइएगा, इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा, मतलब याद करना ही पड़ेगा। अब इसने कहा प्राप्त कराने के लिए तथा, मतलब ये सारी चीज़ प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे और क्या, मतलब ये सारी चीज़ प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, और उन सब में क्या, एक अब देखिएगा, एक हो गया व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और अखंडता भी हमने गाइस देखा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ दिया गया। ठीक है, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, एक बंधुता याद रखिएगा, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कौन सी तारीख, संविधान सभा में कौन सी तारीख, 26 नवंबर 1949 लागू। देखिए इस दिन ये हमने इसको अपना लिया। ठीक है, 26 नवंबर, नवंबर वाली डेट याद रखिएगा, 1949 वाली। ठीक है गाइस, ठीक है। तो को अतः द्वारा इस संविधान को, अब देखिएगा अब देखिए मैं जहाँ जहाँ पे कहूँ ना रुक जाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे इंसान कंफ्यूज होता है। तो हमने कहा कि ये सारी चीज़ हो गया, और हमने ये संविधान सभा, जो संविधान है ना, संविधान सभा में क्या आज तारीख, इसने कहा कि ये सारी चीज़ हो गई। तो अपनी संविधान सभा में आज तारीख याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को, अब क्या क्या किया गया, इस तारीख में क्या क्या किया गया,
26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, जो संविधान है उसको अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित कर दिया गया। यानी ये पूछा जाए ना, एक दो डेट, एक्चुअली दो डेट आती है, एक हो गया 26 नवंबर वाली जो हम ये देख रहे हैं 1949 की, और एक आती है गाइस 26 जनवरी आती है 1950 वाली डेट। ठीक है, ये दो डेट आती है। जो लोग बहुत टाइम से पढ़े होंगे उन्हें तो पता है, जो नए हैं उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। तो देखिए 26 नवंबर 1949 वाली डेट में क्या हुआ, संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मसमर्पित किया गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये वाली जो डेट है ना, मिति, ये तो कोई नहीं पूछेगा शायद, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, गाइस ये तो पता नहीं, ठीक है जो भी है, ये वाली याद रखिएगा, ये अंगीकृत अधिनियमित तो आत्मसमर्पित करा गया। ठीक है, 26 नवंबर को। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। आई होप आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया हो। चलो नहीं आया, वीडियो को फिर पीछे ले जाइए, फिर देखिए सारा। प्रस्तावना के मुख्य तत्वों के एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। चलिए, इसने कहा संविधान का स्रोत हम भारत के लोग अर्थात जनता। संविधान का स्रोत इसने क्या किया, इसने कहा जनता है, हम भारत के लोग जनता। जनता मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। संविधान का स्वरूप, तो देखिए हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी। क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो वैसे हमने कहा था ये दोनों जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। चलिए और आगे बढ़े। अब इसने कहा संविधान का स्वरूप देख लिया हमने, स्वरूप कैसा है हमारे संविधान का, तो वो है संपूर्ण, ये स्वरूप है। ठीक है, अच्छा स्रोत भी देख लिया, जनता है। अब देखिए संविधान का उद्देश्य क्या था, हमने देखा क्या था उद्देश्य। गए हम न्याय दिलाना चाहते हैं, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हमने कहा स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 थे, ये 3 थे। और उसके बाद प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, 2 हो गए। और उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता, ये सारी चीज़ें हमें, ये उद्देश्य है संविधान का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए इसने कहा ना पूरा का पूरा संविधान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। भारत का पूरा संविधान यहाँ पे, इसलिए हमने क्या बोला प्रस्तावना को, संविधान की। देखिए हमने क्या, भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है क्या प्रस्तावना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसका प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, उसके बारे में चलिए बातें करते हैं। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। चलिए देखिए क्या लिखा है, हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब ये जो पूरा है ना, ये मतलब इसने पूरी प्रस्तावना लिखी कैसे, इसने ये बोला हम भारत के लोग से शुरू कर दिया इसने, ये यहाँ से हम भारत के लोग से लेकर आत्मसमर्पित करना चाहते हैं, ये पूरी की पूरी प्रस्तावना। ठीक है इस, चलो अब इसने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसने कहा भारत के लोगों द्वारा ही संविधान को बनाया, स्वीकार किया और स्वयं को क्या है अर्पित, अर्थात अपने ऊपर लागू किया। तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। मतलब हमने ही अपना संविधान जो है आपका बनाया है, मतलब किसी और ने नहीं बनाया, ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया, हमने बनाया, हमने स्वीकार कर लिया और स्वयं को ये क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। ठीक है, चलो मतलब इसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। ठीक है, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो हमने दूसरा वाला यहाँ पे पढ़ा है, देखिए यहाँ पे स्वरूप में संपूर्ण। अब हम ये पढ़ें, ये सारी चीज़ों के हम बारे में पढ़ेंगे, जैसे ये हो गया, ये क्या, ये क्या, ये क्या। अब तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, बहुत आसान है वैसे चैप्टर। इसका मतलब क्या है, इसने कहा भारत अपने आंतरिक वैदेशिक मामले प्रभुत्व संपन्न, या आप कह सकते हैं सोवेनिटी, है ना, सोवेनिटी देखिए लिखा है। सोवेनिटी यानी कि एक और शब्द होता है इसका गाइस, इसका होता है प्रभुत्व संपन्न और एक होता है संप्रभुता। ठीक है, मतलब ये है कि आपके ऊपर ना किसी और का दबाव नहीं है। पहले ब्रिटिशर्स का था, अभी आपके पास किसी का नहीं, आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। मतलब भारत जो है अपने आंतरिक, अपने जो वैदेशिक मामले हैं उसमें बिना किसी के वाहे दबाव या प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। अब आपके ऊपर किसी और का दबाव नहीं है निर्णय लेने के लिए, आप संप्रभु हैं, मतलब संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, चलो एक बात अब देखिए, इसने कहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, में जैसे इसने कहा आंतरिक मामले जिस पे आप निर्णय ले सकते हैं, वो हो गए आपका राजनीतिक मामले, आप खुद निर्णय लीजिए, यानी कि भारत की सरकार लेगी, यानी जनता लेगी, एक तरीके से कह सकते हैं हम। आर्थिक निर्णय हो गए, सामाजिक, धार्मिक हो गए। वाह्य मामले में गाइस क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेटेड आ जाते हैं, यानी कि विदेशिक मामले आ जाते हैं, जैसे कि आपका कौन सा देश मित्र रहे, शत्रु रहे और किसके साथ आपको संधि करनी, इस पर भी किसी का दबाव आपके ऊपर नहीं होगा, यानी कि सरकार के ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रकुल। राष्ट्रकुल यानी कि कॉमनवेल्थ बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है, स्वाधीन राष्ट्रों का एक क्या है, स्वतंत्र संघ था। मतलब क्या होता है ना कि इसके
स्वाधीन राष्ट्र का मतलब देखिए बहुत सारे देश ना एक समय ऐसा था कि वो थे, गुलाम थे, धीरे धीरे स्वतंत्र हुए। यहाँ पे एक राष्ट्रकुल यानी कि एक कॉमनवेल्थ का जो है संघ बना है, एक संघ बना है जिसमें ये सारे देश आ सकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा राष्ट्रकुल, और जैसे जैसे ये इंटरनेशनल वो है, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे वैसा ये भी है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे देश हैं, मेंबर हैं, ठीक है, वैसे। तो इसने कहा राष्ट्रकुल, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो वैदेशिक संगठन है ना, जो संगठन होते हैं, उसकी सदस्यता बनाए रखने के कारण भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध क्या है आक्षेप लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन को केवल क्या है प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया। देखिए क्या है, जब ना भारत आज़ाद नहीं होता तब भी था ये राष्ट्रमंडल, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर भारत राष्ट्रमंडल या फिर आपका यूनाइटेड ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, अगर आप इसके सदस्य हो, इसका मतलब हो सकता है कि आप संप्रभु मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ना हो, आपके ऊपर किसी ना किसी का दबाव हो। लेकिन ये बात ऐसा है नहीं। ऐसा उन लोगों को लगा कि अगर हम कॉमनवेल्थ या इसमें रहेंगे तो हमारे ऊपर शायद दबाव होगा किसी का। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रमंडल है ना, यानी कि जो कॉमनवेल्थ है, उसमें जो ब्रिटिश काउन था ना, ये ब्रिटेन में जो राजा थे, उसको केवल प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया गया है। मतलब देखिए ब्रिटिशर्स ने तो राज किया, मेन तो उसमें वही लोग थे। राष्ट्रकुल की बात करें, राष्ट्रमंडल की बात करें, तो उन्हें लगता था यार अगर अब इसमें मेंबर रहते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर उनका दबाव हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने लिखा है इसके अतिरिक्त कई वैश्विक संगठनों से जुड़ना भारत की स्वेच्छा पर निर्भर करता है तथा साथ ही इन संगठनों द्वारा जारी नियम भारत पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब अगर हम कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ते हैं तो हमारी मर्जी, आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, और वो जो नियम बताएं वो आपके लिए बाध्यकारी नहीं है कि आपको मानना ही मानना है। भारत स्वेच्छा से ऐसे संगठनों की सदस्यता का क्या परित्याग भी कर सकता है, मतलब आप मेंबर बन भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। नेहरू जी का उक्त कथन, नेहरू जी ने क्या बोला कि ये स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा, सभी प्रकार के आक्षेपों का खंडन करता है। ठीक है, बेकार मतलब ठीक है। इनने कहा कि आप चाहे तो अपने मन से मेंबर बन जाए, चाहे तो छोड़ दो। ऐसे समाजवादी शब्द की बात करें, देखिए सामने संपूर्ण संप्रभु शब्द की बात करी, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न की बात करी। अब हम समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष लोग, ये पांचों की बात करें, गण राज्य तक की बात करें। तो अब देखिए दूसरा है समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट की बात करते हैं। तो देखिए इसने कहा समाजवाद क्या है, एक विचारधारा है, ठीक है, कुछ नहीं है, विचारधारा है, जिसमें क्या है समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं। मतलब इनने कहा यहाँ पे बात होती है समानता की, चाहे पैसों से समानता हो, चाहे किसी वस्तुओं से समानता हो, कि अगर वस्तु है कोई तो सब में बराबर बंटनी चाहिए, पैसा है सब में बड़ा, जमीन है सब में बराबर बंटनी चाहिए, वैसा। तो चाहे वह संपत्ति हो, संसाधन, वस्तु जो भी माने, कि समानता से संबंधित हो, या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा हो, अवसर की समानता हो, ये सारी चीज़ मतलब समानता होनी चाहिए, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे संसाधन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे अवसर हो, इन सबकी समानता सबके साथ। तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद, मतलब जो भारत में समाजवाद है उसको वैसे देखा जाए तो क्या बोला जाएगा, क्या लिखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें तो नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित, मतलब नेहरू जी ऐसा चाहते थे, ठीक है, उनकी यही विचारधारा थी। इसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, जहाँ पे ना सरकार का भी, यदि मतलब सरकार से रिलेटेड भी कंपनी हो, या सरकार भी इन्वॉल्व हो और निजी क्षेत्र भी हो, दोनों हो, ये सह अस्तित्व में रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ सरकारी सरकार है, निजी क्षेत्र जैसा कुछ नहीं है, या फिर निजी क्षेत्र ही है, सरकार जैसा कुछ नहीं। यहाँ पे मिश्रण दिखे अर्थव्यवस्था में, ऐसा हो कुछ, ठीक है, इसीलिए इसे बोला लोकतांत्रिक समाजवाद बोला, ठीक है। अब इसमें लिखा है भारतीय समाजवाद के कुछ निम्नलिखित तत्वों की बात कर ले, जैसे इसमें लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें क्या है सार्वजनिक क्षेत्र की वरीयता प्राप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र को थोड़ा सा ऊपर रख दिया गया, मतलब इसमें का एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी को लेकर अगर हम चले, जैसे बहुत सारे राष्ट्रीय बैंक हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या प्राइवेट बैंक हैं, तो इसमें इसने कहा कि वो सारी चीज़ें उसकी सहभागिता रहे, ये भी चले वो भी चले, लेकिन ना इसमें वरीयता किसको दे दी गई, इसने सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार द्वारा चला जा रहा है उसको थोड़ी सी वरीयता दे दी गई। इसने कहा आय जीवन स्तर की क्या है असमानता को कम करना, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, इसको कम करो। जीवन स्तर की समानता, बीमारी, मतलब ये सारी चीज़ें क्या करना है आपको, इसे भी समानता में लाना है, ठीक है, इसको कम करने की बात कही गई। फिर इसने कहा संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना, यानी कि इसने कहा भैया इतने खेत हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे खेत 3 ही लोगों के पास हैं और 10 लोगों के पास कुछ भी नहीं गाइस। अब इस कुछ ऐसा करो कि ये इसमें भी समानता रहे,
ओके। फिर इसने कहा कि मजदूरों और वंचित वर्गों का मतलब जो वो है, जो वंचित वर्ग है, मजदूर हैं, उनके कल्याण की बात करना। ये सारी चीज़ आ जाती है लोकतंत्रात्मक। ओके गाइस, एक बार फिर से मैं देख लूँ, ठीक है, मैं भूल जा रही हूँ इसे। तो हाँ, लोकतांत्रिक समाजवाद में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है योजना आयोग जो है आपका, प्लानिंग कमीशन पहले था, अभी तो नीति आयोग है। तो योजना आयोग तथा वर्तमान के नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा तीसरा जो हमने देखा था वो था पंथनिरपेक्ष, यानी कि सेकुलर। मतलब समझिए, मूल रूप से भारतीय संविधान में ये शब्द भले ही नहीं था, मतलब जब संविधान बनाया ना तो उसमें पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं था, ठीक है। तो इसने कहा कि किंतु जो भारतीय समाज प्रारंभ से ही क्या अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा है। मतलब इसने कहा कि हमारे संविधान में तो पहले से नहीं लिखा था पंथनिरपेक्ष, लेकिन जो है ना भारतीय समाज में ये ऑलरेडी था कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। तो इन सबको संजोए रखा है भारतीय समाज ने पहले से। अब इसने कहा पंथनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या हुआ। इसने कहा कि धर्म और राजनीति का अलगाव है। अर्थात इसने कहा कि राज्य का अपना कोई जो है राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे हम जैसे कह दिया कि हिंदू बहुत ज़्यादा है भारत में, हिंदुत्व की बात करें, नहीं हिंदू धर्म है भारत का, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा भारत में मूल अधिकार के तहत जो है प्रत्येक नागरिक को धार्मिक मामले की संरक्षण प्राप्त है। मतलब इसने कहा जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें एक फंडामेंटल राइट आपके धर्म से रिलेटेड होता है, मतलब आपको स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने की, ठीक है। तो कौन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 में आपको धर्म से रिलेटेड बातें लिखी होंगी आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब इसने कहा किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को जो वरीयता प्राप्त है। मतलब अगर हम कहें कि धर्म ग्रंथ को ऊपर रख के बात करी जाएगी या फिर संविधान को, तो भैया संविधान को ऊपर रख के भारत चलेगा। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान जो है आदर, सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित करता है। मतलब इसने समझ गए होंगे गाइस, इसमें कुछ ऐसा नहीं। अब इसने कहा पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। मतलब जब संविधान बनता है तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1976 में, तो हमने इसको ऐड कर दिया प्रस्तावना में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं। तो इसने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में से क्या अभिप्राय है। तो क्या मतलब शासन संचालन की शक्ति, संप्रभुता भारत की जनता में। मतलब इसने कहा जो सरकार जो शासन चला रही है वो सब कुछ जो है जनता के द्वारा है, मतलब जनता ही चला रही है। अब इसने कहा कि लोकतंत्र एक क्या है, प्रक्रियागत प्रणाली है। इसमें क्या है, नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। मतलब इसमें जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाती हैं वैसे वैसे यहाँ पे सब कुछ चेंज होता जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अब इस जगह लोकतंत्र में मुख्यतः दो प्रकार हैं। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में जनता शासन में सीधे भागीदारी लेती है, जैसे कि आप स्विट्जरलैंड में देख लीजिए। क्यों, और ये वहाँ हो सकता है जहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, कम होती है, वहाँ पे जो जनसंख्या है ना या जनता है वो सीधे भागीदारी ले सकती है शासन में, लेकिन ठीक है। अब इसने कहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख औजार या शस्त्र हैं जिनका प्रयोग वह लोकतंत्र और निखरता है, जिनका प्रयोग कर। अच्छा, तो इसने कहा कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना उसमें क्या होता है, जनता के पास कुछ अस्त्र शस्त्र है जिससे लोकतंत्र और भी अच्छा हो जाता है, निखरता है, ठीक है। कौन, जैसे क्या क्या है ऐसा जनता के पास, उनके पास है परिप्रश्या या इनिशिएटिव लेने की शक्ति है जनता के पास। प्रत्यावर्तन या आप क्या कहते हैं, प्रत्याशी को वापस बुलाने की शक्ति है जनता के पास, यानी उसे हम बोलते हैं राइट टू रिकॉल। फिर इसने कहा जनमत संग्रह होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ जहाँ जनता डायरेक्ट जो है शासन चला रही है। स्विट्जरलैंड में ऐसा है, ठीक है। लेकिन बात ये ना कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारतीय संविधान द्वारा क्या है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। मतलब हमने क्या अपनाया, संसदीय लोकतंत्र, ठीक है। इसमें क्या है, कार्यकारी या मंत्रिपरिषद की बात करें, अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होती है। मतलब इसने कहा कि हमारे पास क्या होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। अब इसमें जो भी किया है ना वो उत्तरदायी है किसके प्रति, वो उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। अगर ये समझिए कि विधायिका में कौन बैठा है, आपका प्रतिनिधि करने वाला बंदा,
आपका प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा, यानी जिसे आपने भेजा वो विधायिका, यानी इनडायरेक्टली जो ये मंत्री परिषद है ना आपके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अब अगर संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। हमने जब बात करी तो गाइस अगर हम कहें जो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द लिखा है, इसमें क्या क्या है, किस तरह का लोकतंत्र, एक तो हो गया आपका सामाजिक एक है राजनीतिक लोकतंत्र आपको मिले, मतलब मिले, सामाजिक लोकतंत्र भी मिले और आर्थिक, तीनों तरह के लोकतंत्र मिले। तो गैस ये याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा, क्या कहा इन्होंने कहा राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। मतलब इसने कहा राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थायी हो सकता है जब उसके मूल में क्या हो, सामाजिक लोकतंत्र हो। अब पांचवा गाइस हमारी प्रस्तावना में जो हम देख रहे थे वो था गणराज्य। ठीक है, तो इसने देखो गणराज्य का क्या मतलब, इसने कहा एक गणतंत्र या गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। मतलब इसने कहा जैसे यहाँ पे आप ना एग्जाम्पल लेके चलिए प्रेसिडेंट का, यानी कि राष्ट्रपति का। ठीक है, देखिए ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटेन में संसद थी, संसद के बाद उसमें क्या होता था, राजा यानी कि क्राउन होता था। यही यहाँ का क्या था, सबसे कौन सा व्यक्ति था ये, जो राज्य है ना यानी कि देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति ये था राजा, ब्रिटेन की बात करें। हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ब्रिटेन में राजा क्या होता है, वंशानुगत होता था, मतलब हम उसे निर्वाचित, मतलब जनता उसे नहीं भेजती थी। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति तो चाहे इनडायरेक्टली आप ही के द्वारा भेजा हुआ होता था, मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ। ठीक है, तो इसने कहा कि ये होता है गणराज्य, जहाँ पे जो राज्य का प्रमुख है वो आपके द्वारा चुना हुआ हो। ठीक है, अब फिर पढ़ते हैं। इसने कहा एक गणतंत्र या गणराज्य में राज्य का जो प्रमुख है ना परोक्ष रूप से, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना हुआ होता है। मंत्री परिषद की सहायता से देश के शासन को चलाता है, यानी कि राष्ट्रपति देश का शासन चला रहा है, प्रेसिडेंट चला रहा है। किसकी हेल्प से, मंत्री परिषद की हेल्प से। मंत्री परिषद कहाँ से आते हैं निकल के, लोकसभा राज्यसभा से निकल के आते हैं। लोकसभा राज्यसभा में जो व्यक्ति जाता है इसे आप डायरेक्ट वोट करके भेजते हो। ठीक है, मतलब कनेक्ट तो आप हैं ही कहीं ना कहीं। दूसरे शब्दों में बात करें तो गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। फिर हमने कहा सब कुछ जनता में है, आ जाते हैं। क्योंकि देखिए गाइस अगर गणराज्य नहीं होगा ना तो जो क्या होता है, संप्रभुता किस में होगी, राज्य मतलब देश, जो हम कहते थे राजा ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ अभी हम बात करें तो जनता है। ठीक है, आप ही ने भेजा। अब देखिए फिर हम गाइस फिर ऊपर चलते हैं एक बार को, तो हम कहाँ पे पहुँचे। हाँ, अब देखिए हमने क्या किया, संपूर्ण प्रभु संपन्न पढ़ लिया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोग, ये सब पढ़ लिया हमने। अब न्याय पढ़ते हैं। न्याय में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। अब संविधान का उद्देश्य पढ़ें। तो कैसे देखिए यहाँ पे कहाँ गया ये न्याय। तो इसने कहा न्याय तो 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शामिल है इसमें। ठीक है, ये तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है। मतलब जो हमने ये तत्व लिए हैं वो रूसी क्रांति से। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार है। मतलब व्यक्ति, भारत में जाति धर्म कुछ नहीं देखना है आपको, ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखना है, सबके संग एक जैसा व्यवहार। फिर किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन ना हो और शांतिपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र की रचना हो। ठीक है, न्याय की बात कर ली। 3 तरह के न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता हमने पढ़ी थी कहीं 5 तरह की। ठीक है, 5 तरह की देखिए कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की उपासना की। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का क्या मतलब है। इसने कहा कि व्यक्ति की जो गतिविधियाँ जो भी आप कर रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध का निषेध, मतलब कोई प्रतिबंध ना हो। ठीक है, उसे संपूर्ण विकास का अवसर मिले। ये याद रखने की जो स्वतंत्रता है उसे, यानी कि उस व्यक्ति को उसकी जो गतिविधियां है उस पर प्रतिबंध ना लगे, एक बार संपूर्ण विकास का उसको अवसर मिले। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस किस तरह की जो है स्वतंत्रता की बात करिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। अब हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है। ये आपका राइट है कि आपको स्वतंत्रता मिले। तो इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय बनाया गया है। मतलब इसने कहा कि यदि आपके इन सब चीज़ों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अब बात करते हैं समता की। तो हमने समता भी देखी थी, प्रतिष्ठा और अवसर की बात करी थी हमने इसमें। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि समानता की, इक्वेलिटी की बात की। जिसका मतलब क्या हुआ,
समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब आपके साथ बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध कराया जाए आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम, मतलब 3 तरह की। एक है सामाजिक समानता, एक हो गया आपकी राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। तो गाइस यही चीज़ हमने किस में देखी थी, न्याय में भी देखी थी। यही चीज़ हमने समानता में देखी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक है, अब यहाँ देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई, जिसके अनुसार क्या है, देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से, ठीक है, कानूनी रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। मतलब इस तरह से आपके संग बिना भेदभाव किए आप जो है संविधान के सामने क्या है, समान है सभी लोग। उसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही क्या है सार्वजनिक स्थानों पर, मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कहीं पर भी। आर्टिकल में आपको ये कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में आपको मिल जाएगा समानता की स्वतंत्रता, मतलब समानता के बारे में अधिकार है, ये आपका मूल अधिकार है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना, मतलब सब एक हैं। ठीक है, फिर है सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना, सब एक भाई बहन है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता मौलिक देखिए भारतीय संविधान आप क्या है, यहाँ पे भारत में एकल नागरिकता की बात करता है। मौलिक कर्तव्य यानी कि आपके भैया कुछ कर्तव्य है। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आपका ये कहता है आर्टिकल नंबर 51 क, ये कहता है कि माध्यम से क्या है, बंधुत्व की भावना को प्रेरित करना है, मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे व्यक्ति की गरिमा की बात कर लेते हैं। तो के मुंशी है ना, उन्होंने क्या कहा, व्यक्ति के गौरव का अर्थ क्या है कि संविधान ना केवल वास्तविक रूप से भलाई, लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, ठीक है, बल्कि ये भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द में निहितार्थ को सुनिश्चित करते हुए मौलिक अधिकारों में देखिए व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो ये हमें मिल जाएगा आर्टिकल 21 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करें, यानी कि भारत एक है, अखंड है। ठीक है, इसमें लिखा हमारे पास देखिए बहुत तरह की संस्कृति है, बहुत तरह के धर्म है भारत में। ठीक है, उसके साथ हमें एकता बनाए रखनी है, हम सबको एक साथ, और क्या है आपका अखंडता बनाए रखनी है भारत की। अच्छा, इसने कहा कि बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ, मतलब हमारे पास सांस्कृतिक विरासत बहुत सारी अलग अलग तरह की, तो उसके साथ भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्यों के तहत क्या है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब कि सरकार का काम नहीं है राष्ट्र की एकता, हमारा और आपका काम है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, उसमें जो है एकता शब्द के स्थान पर क्या कर दिया गया, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। पहले था एकता, अब कर दिया गया एकता और अखंडता, मतलब लोगों के बीच में एकता रहे प्लस भारत हमेशा अखंड रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना की उपयोगिता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का क्या संक्षिप्त स्वरूप है, यानी कि जो बड़ी सी आपकी मोटी सी जो आपकी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको एक नज़र में आपको देखना है तो आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए। ठीक है, ये संविधान की क्या है, आत्मा है, इंपॉर्टेंट बात है, संविधान की आत्मा। ठीक है, इससे क्या है, संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। फिर वही बात लिखी, इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, मतलब इसमें राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों के बारे में लिखा है। प्रस्तावना का महत्व ये भी है कि जब कोई अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठाक अर्थ जानने में कठिनाई हो, तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। यदि आप संविधान के अंदर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रस्तावना की हेल्प ले सकते हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये क्या कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, किसने क्या कहा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। के मुंशी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक की बात है गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना को इन्होंने क्या, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। अब इस प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी प्रस्तावना से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, अब ये क्वेश्चन बना, मतलब जब संविधान भी बन गया और एंड में प्रस्तावना लिखी गई, उसके बाद ये क्वेश्चन उठा कि भैया क्या प्रस्तावना जो है ना संविधान का ही अंग है या अलग है, ठीक है, संविधान से अलग है। तो इसमें लिखा है बेरूवादी संघ मामला, एक केस आया, ठीक है, बेरूवादी संघ, बेरूवादी केस आया, ठीक है, बेरूवादी और संघ के बीच में, कब आया, 1960 में आया। तो ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि बेरूवादी संघ मामला 1960, इन्होंने कहा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि ये ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकती है, मतलब विधायिका की शक्ति का स्रोत भी नहीं है, शक्ति पर प्रतिबंध भी नहीं लगा सकती। तो बेरूवादी संघ मामले में आया कि नहीं भैया ये जो है ना संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये गैर न्यायिक है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसे, प्रस्तावना को, गैर न्यायिक है और जो है न्यायालय में चुनौती नहीं मिलेगी, यानी कि इस वाले केस में कहा गया कि ये जो है ना संविधान का पार्ट नहीं है। एक बात समझिए। दूसरे में चलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ना, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला आता है 1964 में। तो यहाँ पे एक न्यायमूर्ति यानी कि जज थे मधोलकर, इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग ना होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया। मतलब फिर इसने, मतलब संजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964, इसमें भी कह दिया गया हाँ ये उसका पार्ट नहीं है। चलो अब आता है दूसरा एक केस आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा गया कि ये संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना, ठीक है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, ये बोला गया। किसमें बोला गया कि मतलब ये मूल आत्मा है संविधान की, शाश्वत है, शाश्वत और क्या है, अपरिवर्तित, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1967, ठीक है। अब एक और आता है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला है 1973 वाला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। इसमें कहा कि मतलब मैक्सिमम जो न्यायाधीश यानी कि जजेस थे उनके द्वारा वाद विवाद के बाद कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ देखिए इसने भी संविधान को, मतलब प्रस्तावना को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी और इसमें कहा भैया हाँ ये तो है ही संविधान का पार्ट है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया गाइस, ठीक है, मतलब हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले वाला आप ये वाला देख लिए बेरूवादी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कहता है ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हाँ में ही था ऑलमोस्ट, इसमें भी हाँ में ही है, ठीक है। अब प्रस्तावना में संशोधन की बात करते हैं। देखिए क्या होता है ना, संशोधनीय है या संशोधनीय नहीं है, यानी कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, यानी कि जिसमें कहा था हाँ ये जो है संविधान का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसने कहा कि भैया जब संविधान का ही पार्ट है संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। बेरूवादी संघ केस जो सबसे पहला वाला था हमने देखा था, उसमें कहा था ये संविधान का पार्ट नहीं है, तो भैया जब संविधान का पार्ट नहीं है तो संशोधन भी नहीं किया जा सकता। दूसरे ने कहा आर्टिकल 366, देखिए इसमें क्या, अगर आप संविधान में कुछ अगर आपको संशोधन करना है तो इस आर्टिकल के थ्रू करेंगे, आर्टिकल नंबर 360। तो इसके तहत संशोधनीय लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। इसने कहा कि जो संविधान का मूल ढांचा है ना, कहाँ गया, हाँ मूल ढांचा है, आपको अगर संशोधन करना है आप कर सकते हैं, लेकिन इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर कह दिया समाजवादी है तो समाजवादी से छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते अगर आप कोई आर्टिकल चेंज कर रहे हैं संविधान में, वैसा ही उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, उसी तरह से आप आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करेंगे, ठीक है। इसने कहा कि ये वाला तो हमने देख लिया, इसमें तो इसने कह दिया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो संविधान का अंग ही नहीं है। अच्छा फिर इसने कहा कि जो संविधान संशोधन ही नहीं हो सकता, क्यों, संविधान का भाग नहीं है इसलिए संशोधन नहीं हो सकती, किसमें, प्रस्तावना में। मतलब यहाँ पे कहा गया कि बेरूवादी संघ केस है, कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं तो संशोधन नहीं होगा, लेकिन इसने यहाँ पे कह दिया कि हाँ यहाँ पे तो कह दिया था हाँ है ही संविधान का अंग। दूसरे से कहा इस आर्टिकल से आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते आप, ठीक है। आगे बढ़ते, इसने कहा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से ये अभी निर्धारित किया, मतलब कहा कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का भाग है। लो हो गई बात, यानी कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। इसमें क्या है, संशोधन किया जा सकता है, किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। मतलब इसने कहा हम संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसका मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए।
अब देखिए नोट है, हमने कहा सबसे इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुआ वो ये था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 चीज़ें और जोड़ी गई, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड, ये शब्द जोड़ दिए गए। एक बात हमारी प्रस्तावना में देखिए क्या है, अब इसने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। समानता मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। देखिए कब ये हुई, कब थी, 1789 से 1799 के बीच, यानी कि कुछ 10 साल हुई। ठीक है, अब इसने कहा देखिए क्या, जो न्याय है ना, यानी कि 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और क्या है राजनीतिक न्याय के तत्व जो है 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया। चलो, राज्य के धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना की गई। एक तो हो गया नास्तिक राज्य, एक हो गया सैद्धांतिक राज्य, एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, धर्म के आधार पर बात कर रहा है तो एक नास्तिक राज्य क्या होता है, राज्य जो सभी धर्मों के विरोध करता है, वो हो गया नास्तिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, ठीक है, जैसे श्रीलंका। ठीक है, अब एक होता है धर्मनिरपेक्ष, ऐसा राज्य जो धर्म के मामले तटस्थ रहता हो, जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, भारत जैसे। ठीक है, हमारा कोई विशेष धर्म नहीं है, हमारे लिए सब धर्म बराबर, एक समान। तो गैस चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। गैस अगर आपको पसंद आए तो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, बस सिंपल सा आंसर। तो गैस इसका आंसर है आपका उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, तो ये कहा था आपका इन्होंने, N.A. पालेकर ने। ठीक है, फिर इसने कहा 42वें संविधान संशोधन से इसमें कौन कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया, तो भैया किन किन को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो इसने कहा कि प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 द्वारा प्रस्तुत जो है उद्देश्य प्रस्ताव से हुई है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल ही हुई है। ठीक है, इसने कहा प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, कहा जाता है क्योंकि यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव से ही उद्देशिका आ गया था। तो देखिए पहला सही है, दूसरा गलत है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, संप्रभु, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है, कि हम पे कोई बाह्य या आंतरिक दबाव ना हो। ठीक है, हम अपना निर्णय खुद ले सके। तो इसने कहा आंतरिक और बाह्य मामले में सर्वोच्च और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है वो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया, तो हमने कहाँ से कहा था गाइस, हमने कहा था कि फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, अब निम्नलिखित फ्रांस। ठीक है, अब इसी का निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। चलो, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य संघ, केरल राज्य जो मामला था 1973 का, इसमें क्या है प्रस्तावना को संविधानीय यानी संविधान का अंग माना गया, सही बात है। बेरूबारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है, और तो ये गलत बात है। इसने कहा संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उसका अंग ही नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि पहला सही है, एक सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कई यहाँ पे लिखा है संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्न में कथन, मतलब ये किसका जो है कथन है, तो गाइस ये कथन है आपका किसका, ठीक है, ये है आपका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रस्तावना से संबंधित जो है संविधान संशोधन, तो कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। 3 शब्दों को जोड़ा गया था जो कि आप जानते हैं। फिर है न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष, यानी कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करें, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है, तो ये हमने रूसी क्रांति से ले ली थी। इसका राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बना रहता जब तक कि उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता। ये किसने कहा, तो भैया ये कहा था आपका, किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अब इसने विधि और क्या है स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है, तो आंसर है हमारा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया, तो भारत में कौन सा स्वरूप अपनाया गया था, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करी गई। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, तो फिर से वही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही है गाइस हमारे यहाँ, तो नहीं सॉरी, भारत में लोकतंत्र का देखिए
अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जनता जो है ना, जनता चुनती है किसी व्यक्ति को और कहाँ भेज देती है, इस व्यक्ति को लोकसभा में भेज देती है। ये जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ये अप्रत्यक्ष तरीका हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या है जब संविधान लागू किया गया? तो देखिए इसका आंसर है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब है आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? तो वही जो अधिनियम आता है 1976 वाला 42वां संविधान संशोधन, तो उसमें 3 शब्दों को ऐड करा गया था। एक तो समानता था, एक गाइस ये था आपका अखंडता था, नहीं सॉरी कौन सा जो है ना इसने का सम्मिलित नहीं किया गया। वही समझते हैं फिर हम, मतलब मुझसे गलती हो गई शायद समझने में। तो यहाँ 1975 लेते हैं, जब तक अभी संविधान संशोधन नहीं हुआ है। जब संविधान संशोधन हुआ था कौन कौन सा ऐड हुआ था? अखंडता, बंधुत्व और समानता। नहीं गाइस, चलिए अब समझ गई मैं। किसने कहा कि जब तक संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब तक ऐसा कौन सा शब्द था जो इसमें ऐड नहीं था? तो अखंडता। क्यों? क्योंकि ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसमें ऐड किया गया था। चलिए अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वर्णित करता है? तो कौन करता है कि कहता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसी। तो भारत जो संविधान की प्रस्तावना ये कहती है निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये बोला गया, मतलब क्या उद्देशिका में नहीं? देखिए तो हमारी उद्देशिका में स्वतंत्रता है, विश्वास की है, अभिव्यक्ति विचार की है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। फिर से पढ़िएगा आप समझ जाएंगे। इन्होंने सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, तो इसने कहा न्याय 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 न्याय। कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय, सामाजिक राजनीति की बात कही गई है, धार्मिक की बात नहीं कही गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भैया ये तो बहुत ही आसान है, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो देखिए इसमें क्या है, केशवानंद भारती विवाद जो है 1973 वाला उसमें मान लिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है? तो हमने कहा था 3 तरीके की न्याय। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। अब इसने कहा निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं? ओके, कौन कौन सी स्वतंत्रता है? देखिए आपको यहाँ पे जो ना आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की है, विचार, विश्वास, धर्म की करी है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये कहा है किसमें? इसने है तो गाइस ये तो हमने पढ़ा नहीं फिलहाल, वो है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। अब है कौन सा कथन सही इसमें ये बताना है। देखिए इसमें लिखा है सामाजिक समानता संविधान की प्रत्याभूत नहीं है, गलत बात है। ये है देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, तो ये भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? मतलब भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने बोला? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए ये भी हमने पढ़ के नहीं आए थे, ये क्वेश्चन लिखा है लेकिन। अच्छा, अब लिखा भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, ये बताना है हमें। तो इसमें कौन सा सही है हमें बताना है। तो देखिए इसमें लिखा है उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया है और संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया था, तो अंततः उद्देश्य का बना, ये बात सही है। उद्देश्य
उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अपनाया गया, ये भी सही है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करता है, ये बात गलत है बस, और बाकी सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो गाइस इसमें देखिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर इसने कहा उद्देशिका ये सही है गाइस। और दूसरा इसने कहा उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना जो है प्राधिकार प्राप्त करता है, बिल्कुल तीनों ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी और भारत का वर्णन किस रूप में करती है, तो वो कहती है कि भारत जो है ना वो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक बात हमने सारा नहीं पढ़ा, इसमें और भी है। तो इसने कहा एक जो भारत है प्रभुत्व संपन्न गणराज्य भी है, लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, बस ये और ये वाला गणराज्य की बात नहीं करी इसने, पहला दूसरा। चलो अब यहाँ पे भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। यानी कि इसने कहा उद्देशिका संविधान का एक अंग है, सही बात है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, ये भी सही बात है। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका में था, नहीं, ये भी जोड़ा गया था 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन होता है, तो इसका आंसर हो गया ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लगा भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बहुत ही आसान है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। तो गाइस ये रहे आपके सारे के सारे आंसर, एक बार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पे मेंस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि आप एक बार नज़र डाल लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर वो है भारत संघ, उनके राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। बहुत ही मज़ेदार सी बुक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम आपसे कहाँ कमी हो रही है ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।